अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, आज खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई है। सूबाई असम्बली में सेनेट की 7 जनरल सीट्स, 2 ख़वातीन हैं, इसमें 2 टेक्नोक्रेट हैं। इनकी नशस्तों पर 25 उम्मीदवारान जो थे वो मैदान में थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की जो तादाद है वो 92 थी, जबकि अपोजिशन के पास 53 अरकान थे। इसके हवाले से बहुत सारी ख़बरें भी थीं और कुछ इत्तेहाद भी हो रहे थे। बहरहाल उस जो समझ में ये आया और जो फार्मूला तय किया गया हुकूमत की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से, उसके मुताबिक 6 सीटें जो हैं वो हुकूमत की और 5 अपोजिशन की थी, जो फार्मूला तय पाया। अब उसी के मुताबिक रिज़ल्ट आए हैं जो एक्सपेक्टेड थे। इसमें कोई ऐसा अपसेट नहीं है, लेकिन इस पर बहुत लड़ाई झगड़ा या बहुत आप ये कह सकते हैं कि आपस में नाराज़गियाँ देखने में आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जब उनके 5 मेंबर्स जो हैं वो आज़ादाना तौर पर ये इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। 4 लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल से मना के उन्होंने उनको जो है वो बिठाया, दस्तबरदार हो गए। लेकिन खुर्रम ज़िशान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है वो इंतखाबी मैदान में मौजूद थे और झगड़ा ये था कि शायद ये इंतखाबी फ़हरिस्तें जो हैं ये तब्दील की गई हैं। जो बानी PTI हैं उन्होंने कुछ और लिस्ट दी थी, लेकिन जब आज ये रिज़ल्ट्स हमारे सामने आते हैं तो इससे ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं कि ये जो लिस्ट है ये उन्हीं लोगों की है जो बानी के बहुत करीब थे। कुछ रिज़ल्ट्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, अगर हम यहाँ पर आपसे शेयर करें। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ की रुबीना नाज जो हैं उन्होंने 89 वोट्स लिए हैं। पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद ने 52 वोट्स लिए हैं। टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के आज़म सवाती मुंतखब हुए हैं और इसी तरह से टेक्नोक्रेट की नशस्त पर दिलावर खान जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं। JUI से इनका ताल्लुक़ है और मुराद सईद भी सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। 26 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। जो नाम अब आ रहे हैं उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये सब वो लोग हैं जो बानी के बहुत करीब थे और एक्सपेक्टेड था कि ये जीतेंगे। ये टिकटों की तकसीम का मामला जो है ये इसमें काफ़ी गलत चीज़ें इस तरह से सामने आई हैं। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पार्टी के जो देरीना कारकुन हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, शायद ये जो टिकट्स हैं उनको दी जाएंगी। इख्तिलाफात भी इसीलिए सामने थे कि लोगों ने अपने तौर पे खुशफहमी पाल ली थी कि शायद हमें टिकट्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ हमने देखा कि जो वो लोग ATM टाइप या उसमें सरमायादार हमें नज़र आए उनको ये टिकट्स जो हैं वो दी गई। इसी तरह का मामला पंजाब में भी हमें नज़र आया। पंजाब में आज जो था वो सेनेट का ज़िमनी इंतखाब था, एक सीट जो खाली थी उसके ऊपर, और उसमें भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो टिकट है वो दी जाएगी जो खातून एक बड़ी करीब थी, खदीजा सदीकी जिनका नाम है, लेकिन ये टिकट उनको नहीं दिया गया। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काफ़ी करीब थी। महर अब्दुल सत्तार जो है PTI के, उनको ये टिकट दिया गया। बहरहाल हाफिज़ अब्दुल करीम जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है वो 243 उन्होंने वोट्स जो है वो हासिल किए हैं और इस नशिस्त पर वो कामयाब हो गए हैं। ये भी एक्सपेक्टेड था, बल्कि 262 की बात हो रही थी। 3 वोट इसमें मुस्तरद हुए हैं, कुछ लोगों ने वोट कास्ट नहीं किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब असम्बली में मुंतखब होने वाले नून लीग के हाफिज़ अब्दुल करीम साहब जो हैं उनको मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा कि ये एक जो मामला है खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब असम्बली में, ये जो है बखूबी ये मामला निपटा है और उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी किया है कि आगे प्रोसेस जो है ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चलेगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो इख्तिलाफात थे। एक ऐसी पार्टी जो हमेशा ये बात कर रही थी हम शफाफियत पे यकीन रखते हैं और अपोजिशन के ख़िलाफ़ बड़ी ऐसे बुलंद-ओ-बांग दावे भी किए जाते रहे, उनके ख़िलाफ़ बड़े नारे भी लगाए गए, लेकिन हमने ये देखा कि जब वक्त आया तो किस तरह से हुकूमत और अपोजिशन आपस में इकट्ठे बैठ गए। अगर हुकूमत यहाँ अपोजिशन के साथ बैठ सकती है तो फिर मुल्क के वसी मुफाद में, मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए बानी PTI हुकूमत के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? दूसरी तमाम पार्टीज़ के साथ बैठ कर इस तरह मामला जो हैं सियासी मामला उनको हल क्यों नहीं कर सकते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त कि जहाँ पर आपको अपना फ़ायदा नज़र आता है वहाँ पर आप सब कुछ भूल जाते हैं। अदरवाइज़ जो बाकी मामलात हैं उस पर वही जज्बातियत हमें नज़र आती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एडजस्टमेंट क्यों की गई है? अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि ये पहली मरतबा तारीख़ में ऐसा हुआ है
कि अपोजिशन और जो हुकूमती जमात है आपस में बैठे हैं, इन्होंने एक फार्मूला तय कर लिया है, इससे हमने जो है वो पैसा नहीं इसमें चला सेनेट के इलेक्शन में, जो हमेशा से होता था। ये तारीख़ में पहली मरतबा हमने इस किस्म की एग्जाम्पल सेट की है, लेकिन इस पर भी कुछ लोगों को इख्तलाफ है। उनका ये कहना है कि 1985 में भी ऐसा ही हुआ था। इसकी हकीकत क्या है, इसकी मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद है, इनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन हाफिज़ साहिर खलील साहब, हमें ज्वाइन करें डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा और हमायूं खान साहब पैनल का हिस्सा। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब से ये बताइएगा, एक तो केपी के जो सेनेट के इलेक्शन है बिल्कुल एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, जो फार्मूला तय किया गया था उसके मुताबिक ही ये रिजल्ट्स आए हैं। फिर पंजाब की जब हम बात करें वो भी एक्सपेक्टेड था, हमें पता था कि वहाँ पे हुकूमती जमात जो है वो अक्सरियत में है और वहाँ पर जो हाफिज़ अब्दुल करीम साहब हैं वो ही जीतेंगे वहाँ। लेकिन टिकटों की जो गलत तकसीम का मामला है वो दोनों तरफ देखने में आया है। जो आपके कोर वर्कर्स थे वो इसमें बड़े दिल बर्दाश्ता हुए हैं कि हमें इग्नोर किया गया है, जो आपके करीबी थे या जिनसे आपको फ़ायदा था उन लोगों को टिकट्स दी गई हैं। नाहिद, पूरी कौम की निगाहें आज सेनेट के इलेक्शन की जानिब और ख़ास तौर पर केपी में जो 11 सीटों का इलेक्शन हुआ है, ये काफ़ी अरसे से ज़ेर इल्तवा भी था और मसाइल भी पैदा कर रहा था, जिसकी वजह से हाउस जो है बिल्कुल हाउस जो है नामुकम्मल था। ये एक जमहूरियत की तरफ अहम पेशरफ्त से समझा जा रहा है और आज का ये जो मार्का हुआ है इसमें बहुत से दिलचस्प अवामिल जो हैं देखने में आए हैं, क्योंकि इसमें बहुत से अप्स एंड डाउन जो है उसकी तवक्को भी की जा रही थी और ये भी तवक्को की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो इसमें काफ़ी जो इख्तलाफात हैं उनको हल करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि इनके इख्तलाफात जो पहले दिन से शुरू हो रहे थे नॉमिनेशन पेपर्स के दाखिल होने से अब तक जो है ये पार्टी जो है इख्तलाफात का शिकार रही है, जिसकी वजह से इनके अपने वर्कर्स में और सबसे बड़ी बात यह है इनके अपने जो MPs थे उसमें एक बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा था। ये और आखिरी वक्त तक ये सवाल उठता रहा कि जिन उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं क्या ये वही उम्मीदवार हैं जिन्हें बानी PTI ने नामजद किया है या ये लिस्टें चेंज होती रही हैं। और बावजूद इसके कि अली अमीन गंडापुर जो हैं यकीन दहानी कराते, लेकिन उनकी बात पर किसी ने एतबार नहीं किया और यही नतीजा था कि उसके पार्टी के अंदर से वो आज़ाद अरकान जो पार्टी के हमायत याफ्ता हैं PTI के वो कैंडिडेट बने और उनमें से 5 जो हैं वो जब कैंडिडेट हुए तो 26 उम्मीदवार जो हैं मुकाबले पर थे टोटल 11 सीटों के लिए। और उसमें रात को अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको बनाने में कामयाब हुए 4 को, लेकिन फिर भी खुर्रम ज़ीशान जो PTI के ही हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ा और अगर आज उनका इलेक्शन दस्तबरदार हो जाते तो ये 5-6 का फार्मूला जो है वो किसी इलेक्शन के बगैर कामयाब हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इलेक्शन हुआ बाकायदा। और बल्कि जो लोग दस्तबरदार हुए वो खातून जो है आयशा, वो रो रही थी, वो कहती थी कि हमने अपने गले पर छुरी रखकर जो है ये दस्तबरदार हुए हैं और हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, जिसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म नहीं हुए बल्कि इख्तलाफात जो हैं इससे मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं और PTI का वो ग्रुप जो आज़ाद अरकान पर मुश्तमिल है वो इससे मज़ीद मजबूत होगा और उनको एक नई क़ुव्वत जो है मिल गई है इस इलेक्शन की बात। तो ये सूरत हाल जो है ये तो हमें सियासी तौर पर बड़े एक वाज़े अंदाज में नज़र आ रही है और हमें सियासी मंजरनामा नज़र आ रहा है कि KP का जो सियासी मंजरनामा है वो अब ऐसा नज़र आ रहा है कि अब मामला जो है वो सूबाई हुकूमत की जानिब भी बढ़ सकता है और वहाँ जो अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, मुमकिन है कि उनके अपने जो वर्कर्स हैं या जो MPs हैं वो इस प्रेशर में आएँ कि सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कर दें। ये अभी इमेच्योर बात है, लेकिन बहरहाल ये मुमकिन भी हो सकता है। तो ये सूरत हाल जो है ये तो हो रही है KPK में और हमें ये नज़र आ रहा है KPK की हुकूमत जो है वो मज़ीद इंतशार का शिकार होगी। वहाँ पर जो है अभी इस इलेक्शन के बाद जो है ये ठीक है कि एक जमहूरियत का एक मरहला मुकम्मल हुआ है, लेकिन इससे KPK की हुकूमत मजबूत नहीं होगी बल्कि इसमें मज़ीद दरारें पड़ी हैं और आज़ाद ग्रुप जो है खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहा है कि हमने जो आवाज़ बुलंद की है वो आवाज़ कमज़ोर नहीं पड़ेगी, उस आवाज़ में ये आवाज़ मज़ीद तवाना होगी। जबकि इसके मुकाबले में हम देख रहे हैं कि पंजाब में PTI ने फिर वही काम किया है जो KPK में किया है और वहाँ पर खदीजा सिद्दीकी को कैंडिडेट पहले नामजद किया गया, उसके बाद विड्रॉ करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ
जो उससे ज़्यादा पैसे वाले थे, महर अब्दुल सत्तार, सत्तार, उनको कैंडिडेट नामजद किया। बावजूद इसके उन्हें मालूम था कि ये कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले जब सेनेट का इलेक्शन हुआ है तो वहाँ बिला मुकाबला एक सीट एडजस्टमेंट हुआ तहरीक इंसाफ के साथ और PMLN के साथ दरमियान में, और वहाँ बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया, और वो कैंडिडेट जो है वो आप 90 से ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सका, और जबकि वहाँ पर वोट की जो तादाद थी वो तो 245 पे तो एक वोट बन रहा था। तो ये सूरत हाल थी कि जिसकी वजह से पंजाब में हम ये कह सकते हैं कि पंजाब में नून लीग जो है वो वाज़े तौर पर जो है उसने अपनी अक्सरियत साबित की है, और इसी तरह KPK में जो है जो 2 पार्टी निज़ाम है वो अब वाज़े तौर पर सामने आ रहा है। जो रिजल्ट्स हैं KPK में वो सामने आए हैं। अभी मुझे एक लेना है ब्रेक, के बाद वापस आएंगे और इस पर मज़ीद डिस्कशन होगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। और इस वक्त हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं KPK में होने वाले जो सेनेट के इंतखाबात हैं, और पंजाब में एक ज़िमनी जो सीट है सेनेट की उस पर भी इलेक्शन हुआ है। रिज़ल्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सामने आ गए हैं KPK की जानिब से। पंजाब का तो एक ही वहाँ पर ज़ाहिर सीट थी, हाफिज़ अब्दुल करीम साहब जो हैं उन्होंने ये नशस्त जीती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, KPK के हवाले से बातें जब बात हो रही है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमें पहले ही इख्तिलाफ़ात पार्टी के अंदर से नज़र आ रहे थे, और पहले जो बातें की जाती थी कि पार्टी के अंदर बहुत डिवीज़न है, बहुत इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन हमेशा इसकी जो है वो इसको कंडम किया जाता था, मज़म्मत की जाती थी कि ये जो है वो अफवाहें हैं। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब वो सब चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि हम लोग इकट्ठे बैठे हैं, अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी बैठी है, और हमने सीटें तय कर ली हैं, 5 और 6 वाला जो फार्मूला तय हो गया, रिजल्ट्स भी उसके मुताबिक आ जाए हैं। तो इससे हमने कोशिश ये की है कि पैसा ना चलाया जाए, जो पैसा सेनेट में बहुत ज़्यादा चलता है उसका रास्ता हमने रोका है। हालांकि ये माजी में पहले भी KPK में हो चुका है, 1985 में हम गुफ्तगू कर रहे थे ऑफेयर भी, तो ये मॉडल पहले से वहाँ पर मौजूद है। अब बात यह है कि क्या यही इंटेंशन थी कि पैसे का जो है वहाँ पैसा ना चला जाए, उसको रोका जाए, या फिर अपनी मजबूरी थी, पार्टी के इख्तिलाफात ने आपको मजबूर कर दिया कि आप अपोजिशन के साथ बैठ गए? अच्छा, ये जो भी बात कहना चाहता था उसका प्रीएम्बल आपने बयान कर दिया, तो मेरे लिए काफ़ी आसानी हो गई, तो इसके लिए आपका शुक्रिया। देखिए 1985 में जब असम्बलियाँ पहला इलेक्शन हुआ जनरल ज़िया-उल-हक के ज़माने में, और उस वक्त गवर्नर फजल हक वहाँ गवर्नर थे, और बाकी जो जमातें थीं जो इलेक्शन में, जैसे जमात इस्लामी थी, जैसे मुस्लिम लीग पीर पगारा की थी, या जुनेजो लीग जो बाद में बनी, इसी तरह बाज़ दीगर ग्रुप्स थे, तो उन्होंने बैठ के फजल हक ने इसको मैनेज किया, और उन्होंने बैठ के एक फार्मूला तय किया जिसके तहत अपनी अपनी पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक रिज़ल्ट तस्लीम करके उतने ही उम्मीदवारों ने कागजात, मुतलका जमातों के उतने ही उम्मीदवार मैदान में आए जितने उनके वोट थे, जितनी स्ट्रेंथ थी, वो कामयाब हो गए। एक पहलू इसका ये है। तो ये जो दावा किया जा रहा है, और ये जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के गंडापुर साहब, उनकी तरफ से भी, और उनके कहने के बाद बाज़ हमारे एंकर्स ने जो बहुत फाजिल एंकर्स हैं, उन्होंने भी ये इस बात को आगे बढ़ाया कि ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। ये हिस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ। हमारे 85 के इलेक्शन में, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा 70 वाली, तो 85 के इलेक्शन में ये फार्मूला बन के सामने आया, और उसका वाहिद मकसद ये था कि कोई ज़ोर ना लगाए, कोई किसी को तोड़े नहीं, और अपनी अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक आए, और वो पहली बार ऐसे हुआ। तो अब इस बार जो हुआ है, क्या ये जो दावा कर रहे हैं गंडापुर साहब, यानी ख़रीदो फरोख्त को रोकने के लिए ये किया गया है, या किस लिए किया गया है? असल बात ये है। एक दावा तो ये गलत साबित हो गया कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहले भी होता है। दूसरा दावा ये है कि अब हमारे सामने बहुत सारे ऐसे नाम मौजूद हैं जिन पर ये इल्ज़ाम मौजूद है कि उन्होंने पैसे दिए, और वो पैसे देने के बाद उनको सेनेट का टिकट भी मिला, और वो कामयाब भी हुए, और बिल्कुल
इसी मौके पर बाज़ लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ पार्टी के अंदर से उठाई कि जी हम पार्टी के नज़रियाती कारकुन हैं, हमने कुर्बानियाँ दे रखी हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास इतनी ताकत और इतना सरमाया नहीं था, इसलिए हम ये नहीं ले सके टिकट। तो एक बात तो ये, इसका मतलब ये है कि पार्टी में सरमाया तो चला है। आप सेनेट में आने के लिए पार्टी ने सरमाया लोगों से लिया, पार्टी ने लिया या किसी एक आदमी ने लिया, ये अब हमारा मसला नहीं है। अगर कभी कोई ऐसा पार्लिमानी कमीशन बने जो इसको इन्वेस्टिगेट करे तो ये चीज़ें सामने आएंगी। हम ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन ये पार्टी के अंदर से जो आवाज़ आ रही है उस पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए जो ये बात कर रहे हैं। तो इसका पहलू ये है, एक पहलू ये है। दूसरा जो ये बात की जा रही है कि हमने पहली बार एक फार्मूला तय करके उसके नतीजे में हॉर्स ट्रेडिंग रोकी है, तो ये बात नहीं है। बात यह है कि पार्टी के अंदर इत्तेफाक राय नहीं था। पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय अगर होता तो फिर जैसे अभी हाफिज साहब बता रहे थे कि फलां फलां आदमी ने तो कागजात वापस नहीं लिए और जिसने ले लिए उसने कहा कि हमारे गले पे छुरी रख के आपने कागजात वापस कराए। मतलब आपने तो इतना जोर लगाया, खुर्रम ज़िशान आप ही का बंदा, वो नहीं बैठा और वो खातून, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि आप पार्टी के अंदर जो डिवीजन था उससे बचने के लिए भी आप ये करना चाहते थे। तो पार्टी से अब डिवीजन वो इसके बावजूद बरकरार रहा। पैसों का इल्ज़ाम आपके पर उसी तरह से बरकरार रहा और फिर भी आपका ये दावा है कि हमने ये किया, ये शफाफियत है। तो ये शफाफियत नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरा भी मेरे ख्याल में कि पार्लियामेंटेरियंस को और हमारे सोचने समझने वाले इदारों को, थिंक टैंक्स को, ये इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि ये सेनेट का इलेक्शन इतना बदनाम हो गया है, इससे बचने का क्या तरीका है, उस पर गौर करना चाहिए। और एक तजवीज़ हमारे यहाँ रही है कि सेनेटर भी आवाम के वोट से बराह रास्त मुंतखब हों। एक ये हो सकता है और एक मुतनासिब नुमाइंदगी का तरीका हो सकता है, जैसे आपकी ख़वातीन की नशस्तें और जैसे अक़लियतों की नशस्तें आप उस पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में मुंतखब हो जाते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है। इसके जो भी फ़वाइद और नुकसानात हैं इस पर गौर करके ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो सियासी जमातें जो सरमाया का इस्तेमाल करती हैं वो इस निज़ाम को करप्ट करती हैं, ख़राब करती हैं और बदनाम करती हैं। उससे बचने का हमें ज़रूर कोई तरीका देखना चाहिए। ठीक है। अच्छा शनीला, ये जो एडजस्टमेंट इस वक्त इन्होंने की है, जाहिर है ये इंटेंशन हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना तो नहीं था, वो सब चीज़ें वाज़ेह हैं। ये आपकी अपनी मजबूरी थी, आपके पास और कोई रास्ता नहीं था। आपके अपने लोग जब इस तरह से खड़े हो गए आपके ख़िलाफ़ और जो आवाज़ें हमने सुनी, तो उसमें आपकी मजबूरी थी कि हम बैठ के पहले चीज़ें तय कर लें। अगर ये इस तरह से तय हो सकता है, एक बात तो ये, तो क्या फिर आप सियासी तौर पर कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते? आप दूसरी पार्टीज़ के साथ बैठने को तैयार नहीं हैं? अगर अपने फ़ायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए आप ये सब काम कर सकते हैं, तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट में, मुल्क के फ़ायदे के लिए आप इकट्ठे क्यों नहीं बैठ सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है कि जिस पर ऑब्वियसली हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई पॉजिटिविटी हमें कभी नज़र नहीं आई है। बहुत शुक्रिया नाहिद। बात ये है कि जो बानी पीटीआई ना वो समझते हैं कि जो इंतशार की सियासत है ना, मैं उसका बेनिफिशरी रहूँगा, और उनको कभी ये नज़र नहीं आता कि अगर मैं सियासी मुज़ाकरात की तरफ जाऊंगा या मैं किसी हुकूमती के साथ या अपनी उस अगर हुकूमत में तो अपोजिशन के साथ बैठ के कोई अदम इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को ना ले जाने वाली किसी पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद करते तो उनको लगता है कि ये मेरा सियासी कैपिटल जो है ना इससे लॉस हो जाएगा। ये एक गलत अप्रोच है, क्योंकि देखें जब आपको सियासी मजबूरी आती है या आपने कोई सियासी फ़ायदा उठाना होता है, और माजी में बड़ी दफ़ा हुआ है कि बलूचिस्तान के अंदर मौलाना फजल रहमान जिनके बारे में ये किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, उनको हुकूमत में शामिल कर लेते हैं। MQM को ये कातिल जमात कहते रहे थे, उसके साथ भी इत्तेहाद में बैठ जाते हैं। काफ परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते हैं, फिर वही उनका वज़ीर आला भी बन जाता है। फिर वो जो सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ मिल के जो माइनॉरिटी वाला बंदा होता है उसको सेनेट का चेयरमैन भी बना देते हैं। तो जहाँ पे उन्होंने सियासी फ़ायदा उठाना होता है वो सियासी फ़ायदा उठाते भी हैं, लेकिन जहाँ पे उनको ये नज़र आता है कि मैं कहीं पे बैठ जाऊंगा और बैठने के बाद मेरी जो दूसरी सियासी पार्टियां उनको कोई सियासी फायदा ना पहुंच जाए, तो उस जगह के ऊपर कभी भी नहीं आते। होना तो ये चाहिए कि अगर आप यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट के ऊपर गए हैं और आपको लग रहा है कि हम अपोजिशन के साथ बैठ सकते हैं, आप बैठे हैं, तो आपको सियासी मुज़ाकरात के लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान दहशत गर्दी के साथ निबर दर आज़मा है या हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से जो जारियत है,
उसके अंदर भी बैठ के आप हुकूमत का साथ दें और उनके हाथ मजबूत करें। जिस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था तो हमें इनकी तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी नजर नहीं आई कि जिसमें ये हुकूमत को बैक कर रहे हो, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर ये उल्टा हमारे ही इदारों के ऊपर जो थे सवाल उठा रहे थे। इसी तरह IMF का जो मामला आता है तो बजाय उसके कि वहां पे भी हुकूमत के साथ बैठ के कोई मामला तय करें, नहीं, ये उल्टा IMF को खत लिख रहे होते कि आप इस हुकूमत को जो है वो ना दे, कर्जा ना दे। इसी तरह किसी मुल्क के सदर ने यहाँ पे आना होता है, विजिट करना होता है, तो ये उसी वक्त तहरीकी ऐलान कर देते हैं। वजह सिर्फ ये है कि जो बानी PTI वो सियासी मेचोरिटी ला ही नहीं रहे हैं। वो समझ ये रहे हैं कि जो मैं बेनिफिशरी हूँ सियासी इंतशार का, अगर मुल्क के अंदर सियासी इंतशार रहेगा तो उससे दूसरी पार्टियां कमजोर होंगी और मैं उसका फायदा उठाऊंगा और मैं इस तरह इक़्तिदार में आ जाऊंगा। लेकिन अगर उनके माजी को देखें तो वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अब बानी PTI को जेल में जब वो बैठे हुए हैं तो उनको थोड़ी सी सियासी मेचोरिटी अब दिखा देनी चाहिए और अब उनको चाहिए ये कि अवामी फ़ायदे के लिए भी वो दूसरी जमातों के साथ बैठ जाए, बजाय इसके कि हमेशा वो अपना फ़ायदा देखें। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है आज के इनके जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं कि अगर आप वहाँ बैठ सकते हैं तो आप वैसे भी हुकूमत के साथ बैठ सकते हैं दूसरे मामला तय करने के लिए भी, अगर आप मुल्क के साथ सिंसियर है। लेकिन मुझे वो मेचोरिटी अभी उनमें आती हुई नज़र नहीं आ रही है। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, अगरचे बहुत सारी इसमें इख्तिलाफात और चीज़ें ऐसी रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि इदारे मुकम्मल हुए हैं। गुज़श्ता मार्च से जो मामला तातुल का शिकार था वो जो है अंजाम पाया है, जमहूरी अमल जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत जो है मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आ गई है और जो पार्टी में डिवीजन है अब उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें छुपाने की अब कोई चीज़ बची नहीं है। आपके अपने लोगों ने जिस तरह से वो सारी चीज़ें एक्सपोज की हैं अब आप इसको छुपा नहीं सकते हैं। दावे आपने बहुत किए और लेकिन इसके बावजूद जो पार्टी के कोर वर्कर्स थे उनको आपने टिकट्स नहीं दिए। वहाँ बहुत बददिली हमें नज़र आ रही है और ये बददिली ऐसे वक्त में हमें नज़र आ रही है जब पहले ही पार्टी टूट फूट का शिकार है। जी थैंक यू नाहिद। एक तो जो आपने पॉजिटिव बात की कि हाउस कंप्लीट हो गया है और लेजिस्लेशन के लिए बड़ा ज़रूरी था कि अपर हाउस जो कि कॉन्टीन्यूस हाउस होता है और उसमें जो है सूबों की जो है रिप्रेजेंटेशन इक्वल उस बेसिस पे होती है, तो वो जो है मामला आज जो है वो तकमील को पहुंच गया। तो मेरा ख्याल इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन और इन टर्म्स ऑफ पीपल्स विशेस जो है वो कंप्लीट हुई है और उम्मीद की जाती है कि आइंदा आने वाली जो लेजिस्लेशन होगी उसको आप एक बड़ी होलसम लेजिस्लेशन समझेंगे जिसमें पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होगी। ये तो बड़ा अच्छा जो है वो हुआ। जहाँ तक सवाल PTI के अंदर डिवीज़न का है, वो देखें अभी से नहीं, अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, हाफिज़ साहब ने भी, शिंदला ने भी, कई प्रोग्राम्स में हम इससे चंद महीने पहले क्या तकरीबन साल डेढ़ साल से गुफ्तगू कर रहे थे कि वो उनकी जो अगर आप बहनों का वो स्टांस देखें वो आपको अलहदा नज़र आता है। उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट की जो है गौहर साहब को देखें या उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, अच्छा, और उनकी अगर टॉप लीडरशिप को देखें जो इस वक्त गुफ्तगू या नेगोशिएशन कर रही है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली नए लोग हैं और ये वो हैं जिनकी शायद कोई इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल वर्क भी नहीं है हिस्ट्री के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, बाकी पुराने भी हैं। फिर जो अभी शनीला ने जिस पे बात ख़त्म की, जो नज़रियाती उनके वोटर्स हैं उनकी एक अलहदा डिमांड है। आज अगर आप उनके वो ट्वीट्स देखें आतिफ खान साहब की और कुछ और सोशल मीडिया जो उनके अपने वॉरियर्स लिस्टें आ रही हैं वो भी तनकीद कर रहे हैं, हमने ये लिस्ट दी थी, बानी PTI ने ये लिस्ट दी थी, अली अमीन साहब ने ये लिस्ट दी थी, एग्रीमेंट हो गया था, एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो ये एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो कि पिछले 12-13 साल से जिस सूबे में, और हम उसके एक बड़े इलेक्शन की बात करें, सबसे बड़ा इलेक्शन आज उस सूबे में था, उसमें आपको अगर इस तरह की कन्फ्यूजन नज़र आए तो उससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि कितनी पॉलिटिकल मेच्योरिटी है इस पार्टी के अंदर कि वज़ीर आला एक बात कर रहा है, उसके जो साबिक मिनिस्टर्स हैं वो अलहदा बात कर रहे हैं, स्पीकर कुछ और बात कर रहा है, अच्छा बानी PTI की जो बहनें हैं उनका कुछ और नज़रिया है। तो ये एक कंप्लीट कैओस जो है वो नज़र आया और ये उनके लिए भी बेहतर नहीं, और जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं चूँकि वो हुकूमत कर रहे हैं सूबे में, तो वो लोग क्या सोचेंगे और क्या समझेंगे और क्या देखेंगे कि हमने इन लोगों को जो है तीसरी टर्म बिठाया हुआ और ये हमारे लिए फैसला करेंगे, जो कि आपस में गुफ्तगू से कोई एक लाया अमल तैयार नहीं कर सकती। ये सेनेट की ये 11 जो सीटें थी या जो वो था, ये कोई बहुत बड़ा कोई वो रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन उस पर भी अगर इनकी डिवीज़न थी तो ये उनकी आवाम को, उनकी लीडरशिप के ऊपर ये सवाल उठाना चाहिए कि ये मामला अगर आप आपस में नहीं तय कर सके तो हमारे सूबे की आइंदा आने वाली तरक्की या उसके हालात को बेहतर करने के लिए क्या करेंगे। और उस पर भी बेतहाशा दफ़ा बहस कर चुके हैं कि पुलिसिंग ख़राब है, गवर्नेंस ख़राब है, करप्शन के मामला आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान वहाँ की जो आवाम है जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया था उनकी फैसला साजी के ऊपर भी आता है, और वो अब आइंदा फैसला करेंगे कि इनको अगले इलेक्शन में वोट देना है या नहीं इस परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है। और जो इस वक्त
जितनी तनकीद की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से विद इन पार्टी और बाहर जो उनके वर्कर्स हैं, तो उससे ये बात जो हमारे पैनलिस्ट कर रहे थे कि इससे पार्टी मजबूत नहीं हुई है या वहाँ पर जो KPK में इनकी हुकूमत जो है वो मजबूत नहीं होगी, बल्कि वो मज़ीद कमज़ोर होगी और आने वाले दिनों में हमें ये दरारें जो हैं वो ज़्यादा इसमें नज़र आएंगी। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर हमारे पास मौजूद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ अफ़गानिस्तान का दौरा किया है। काबुल में उनका ये जो दौरा है ये बहुत अहम है इन टर्म्स ऑफ, जब हम बात करते हैं दहशतगर्दी के हवाले से, उसको ख़त्म करने के हवाले से पाक अफ़गान मुज़ाकरात में इसको एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी करार दिया जा रहा है। अफ़गान तालिबान हुकूमत ने का TTP को गैर मुसल्लह करने की यकीन दहानी कराना यकीनन ये एक बड़ी बात है अगर वाकई इस पर अमल दरामद हो जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी, TTP की दरअंदाजी और बॉर्डर मैनेजमेंट ये अहम मामलात हैं जो ज़ेर बहस रहे, इस पर गुफ्तगू हुई और कोई लाहे अमल बनाने की कोशिश की गई। इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हाफिज़ साहब, आप इस विज़िट को कैसे देख रहे हैं कि हम ये विज़िट है और दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त जिस तरह से हुकूमत भी पुरज़्म है और हम ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि इस मामले को सेटल डाउन करना चाहिए, ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान की तरफ से TTP के मामलात को अगर बेहतर करने की कोई यकीन दहानी कराई जाती है बुरी हुकूमत की जानिब से, ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है और क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? देखिए नाहिद, बात यह है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों का अमन जो है मुश्तरका है। दोनों में बदअमनी, अगर एक सूबे अगर एक इलाके में बदअमनी होगी तो दूसरा इलाका इससे मुतासिर होगा। ठीक है, बिल्कुल ये एक हकीकत है और यही वजह है कि पाकिस्तान की हमेशा शुरू से ही ये कोशिश रही है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, क्योंकि अब कोशिश ये की जा रही है दुनिया और ख़ास तौर पर इसको CPEC में लाने की कोशिश की जा रही है अफ़गानिस्तान को चीन की जानिब से, और ये भी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेल लिंक कायम हो जाए ताकि एक तिजारती जो वसीला है उसको बढ़ाया जा सके और जो लैंड लॉक मुल्क हैं वस्त एशियाई, उनको गवादर तक का रास्ता मिल जाए। हाँ। अब ये जो दौरा है ये एक तसलसल है। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते गए थे वज़ीर ख़ारजा, नायब वज़ीर आज़म, उन्होंने दौरा किया है। उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरियों की सतह पर मुज़ाकरात हुए हैं। अफ़गानिस्तान जो है उसको एक आलमी मंजरनामे में लाने की दुनिया भर में कोशिशें हो रही हैं और ख़ास तौर पर आप ये देखें कि रूस के साथ ताल्लुकात भी जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। ठीक है, अब ये पाकिस्तान की जानिब से ये कोशिश हुई है कि 3 नुकाती एजेंडा था, जिसमें आपने खुद बताया कि नंबर 1 ये था कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के जो अड्डे हैं उनको ख़त्म किया जाए, दूसरा ये है बॉर्डर मैनेजमेंट को मजबूत किया जाए, और तीसरा ये है कि अफ़गान मुहाजिरीन जो इल्लीगल पाकिस्तान में हैं उनकी वापसी के लिए अफ़गानिस्तान से ताउन हासिल होना चाहिए। और ये दौरा इसलिए भी कामयाब रहा है कि इन तीनों उमूर पर अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने इत्तफ़ाक़ किया है और यही वजह है कि एक JCC जो है वो बनने जा रही है, जॉइंट जो कमीशन है वजारती सतह का, उसके ज़रिए हम तिजारत को मुंज़बित करेंगे और ना सिर्फ ये कि मुंज़बित करेंगे बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत जो है उसको भी वसअत मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा अहम विज़िट है जब हम इस वक्त के जो हालात हैं उसके तनाजुर में इसको देखते हैं। फिर मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि मिलकर हम दहशतगर्दी को ख़त्म करते हैं, इसके लिए हमें एक लाया अमल तैयार करना है। अफ़गान अबूरी हुकूमत से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? माजी में भी वादे किए जाते रहे, सबसे पहले तो ये कहा गया कि हमारी सरजमीन जो है किसी और के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब आप कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को, अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, बाकी संजीदगी से काम होगा इस पर? देखिए, हम कुछ अर्सा पहले यहाँ डिस्कस कर चुके हैं इसी फोरम पर नाहिद, जब एक सह अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस बीजिंग में हुई थी, इसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन शामिल थे और इसके अलावा भी बाज़ डेवलपमेंट्स और ख़ास तौर पर जो इंडिया का पाकिस्तान पर हमला था, इन सब चीज़ों के जो नताइज सामने आए थे, उन नताइज पर डिस्कस करते हुए हमने ये कहा था कि अब इस खित्ते में कोई मिलिटेंसी की गुंजाइश बाकी नहीं रही। सही है। और ये मिलिटेंसी का दम तोड़ जाएगी। अब आप ये देखिए कि ये आज की जो बातचीत है वज़ीर दाखिला साहब की अफ़गान हुकाम से, उसमें ख़बर ये आई है कि वो TTP को गैर मुसल्लह करने जा रहे हैं अफ़गान हुकूमत। तो आप एक तो ये जो नई पैदा हुए हैं पर्सपेक्टिव पैदा हुआ है इस खित्ते में और नए अहवाल पैदा हुए हैं, उसके नतीजे में अब आपको इस तरह की तंजीमें आपको ख़त्म होती हुई दिखाई देंगी।
एक पहलू तो ये है, ठीक और है। इसमें ये बड़ी वेलकमिंग बात है कि इसमें अफ़गान हुकूमत हमारे साथ ताउन कर रही है। इसका दूसरा नुक्ता जो वो भी बहुत इतना ही अहम है, वो ये कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इंगेजमेंट की है और हम मुसलसल अफ़गानिस्तान को इंगेज कर रहे हैं। अभी आपको हाफिज़ साहब ने बताया और मज़ीद तफसील बाकी दोस्त भी बताएंगे, शनीला भी और बिरादर खान साहब ये भी, कि उसमें इंगेजमेंट ऐसी हो रही है कि आप किसी लेवल पर, यानी आप ये देखें गुज़श्ता 2-3 महीने में कितने लोग हमारे वहाँ दौरा कर वक्त चुके कम हैं। में, अगर आप, मैं ये चाहती हूँ अपनी राय इस पे भी दे दीजिएगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी खारिजा पॉलिसी जो है वो इंगेजमेंट पे बेस कर रही है। इसहाक डार साहब भी जो हैं वो यूएन की सलामती काउंसिल में इस वक्त पाकिस्तान के जो बड़े अहम इजलास हैं उनमें शरीक हो रहे हैं। फिर वो हमारे जो हम सिफारती मामलात हैं उसमें जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की हैं, हम इस मिशन को भी आगे बढ़ा रहे हैं अमन के फ़रोग के लिए, इस्तेहकाम के लिए और दुनिया भर में अमन व अमान के क़याम के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेशन वहाँ पर हो रहा है। तो इसमें भी मैं ये चाहूँगी कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इंटेंशन है उसको बताइएगा कितनी पॉजिटिव है। देखिए नाहिद, ये जो बदले हुए हालात जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये वो बदले हुए हालात हैं जिनमें पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हुआ, पाकिस्तान के आलमी किरदार में इजाफा हुआ और दुनिया की जो पेचीदा मसाइल हैं उनके हल के सिलसिले में पाकिस्तान का किरदार बढ़ रहा है। और हाल ही में जो इजराइल ने हमला किया था ईरान पर, और उस मामले को निपटाने के लिए पाकिस्तान ने जो शानदार किरदार अदा किया है उसका एतराफ़ ईरान भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है और दुनिया भी कर रही है। ये वही पाकिस्तान का बढ़ता हुआ किरदार है जो आपको इस कॉन्फ्रेंस में अब दिखाई दे रहा है, जिसमें इसहाक डार साहब जा रहे हैं। ठीक है शनीला, अब ये दो चीज़ें हैं, मैं ये चाहती हूँ कि इसको हम ज़रा मिक्स करते हैं। एक तो हम दहशतगर्दी के हवाले से जिस तरह से पुरज़्म है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब काबुल गए और वहाँ पर TTP को गैर मुसल्लह करने के लिए और पाकिस्तान की सरहद से दूर जो है वो उस वहाँ तक उनको रखने के लिए जो इस वक्त काम हो रहा है, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है दूर दराज के जो सरहदी के इलाके हैं, गज़नी वगैरह, या इस तरह से बाकी जो मामलात हैं उस पर भी पेशरफ्त हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान दुनिया भर में अमन व अमान कायम करना चाहता है और सलामती काउंसिल की सदारत भी हमारे पास है। जो दरीना मसाइल हैं इस दुनिया के अमन व अमान के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, उन पर हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस इस वक्त जो है बहुत अहम है, पाकिस्तान लाइमलाइट में है। देखें, पाकिस्तान की ना शुरू दिन से ये कोशिश भी रही है और पाकिस्तान ने हमेशा हर फोरम के ऊपर ये बात की है कि एक तो कोई मुल्क किसी मुल्क के ऊपर जारियत मत करें, किसी मुल्क की भी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान खुद विक्टिम है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जारियत जो है वो आ रही है हमसाया ममालिक की तरफ से। हमसाया ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए। फिर हमारे ही हमसाये में है कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, जिसको एक बहुत बड़ी जेल बना दिया हुआ है इंडिया ने। तो पाकिस्तान ने हर जगह के ऊपर ये बात की है। ये बड़ी खुशाइन बात जो है ना पहली दफ़ा अफगान और बुरी हुकूमत की तरफ से आ रही है कि वो ये बात करें कि हम TTP को गैर मुसल्लह करेंगे। और ये भी पाकिस्तान की ही सफारती कोशिशों का ही नतीजा है कि जो इंगेजमेंट यहाँ पे की जा रही है, जो दुनिया में की जा रही है। अगर UN में पाकिस्तान जा रहा है तो वहाँ पे भी गजा की बात हो रही है, कश्मीर की बात हो रही है। अगर OIC का इजलास है वहाँ पे भी ये बात हो रही है। तो अब अफगान और बुरी हुकूमत जो थी ना वो हमेशा से ये बात तो कहती थी जी हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, हम उन पे ऊपर कर रहे हैं, हम उनको रोकने की कोशिश करें। ये पहली दफ़ा है वो कह रहे हैं कि हम उनको गैर मुसल्लह करेंगे, हम उनको दूर दराज के इलाकों में जाकर छोड़ के आएंगे। इसका मतलब कि वो भी रियलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के इस मौकफ को कि अगर आपके मुल्क में अमन व अमान होगा तो आपका मुल्क तरक्की करेगा, आपके मुल्क के अंदर दूसरे मुल्कों की इन्वेस्टमेंट आएगी और आपके साथ लोगों के ताल्लुकात अच्छे होंगे। क्योंकि अभी तक अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत ने देख लिया कि कोई मुल्क उसके साथ ना ताल्लुकात कायम कर रहा है, ना वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहाँ पे गुर्बत बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो अपने अवाम की खुशहाली के लिए भी बहुत जरूरी था कि वो इन दहशतगर्दों पे काबू पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी जीत है। ये देखें, दोनों बड़े अहम और डिफरेंट इश्यूज हैं और ये पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसको हाईलाइट करते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर का जो ट्रिप था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, उसके बाद अब जो इंटीरियर मिनिस्टर का वहाँ पे एक ट्रिप हुआ और उसमें जो 4-5 बातें थी वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है इरेडिकेट करने के ऊपर ख़ास तौर पे जो है गुफ्तगू हुई। फिर जो है बॉर्डर की जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसके ऊपर बड़ी जो है सैर हासिल गुफ्तगू हुई। फिर जो इलीगल अफगान्स यहाँ पे रह रहे हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन और फिर उनकी एक सस्टेनेबल तरीके से रिपैट्रिएशन, ये एक बड़ा अहम इशू था, उस पर बात हुई। और क्रॉस बॉर्डर जो अभी हाफिज साहब ने भी जिक्र किया, तजारत को कैसे फ़रोग दिया जाए।
हम अफगान फ्री ट्रेड के ऊपर भी बात कर चुके हैं, हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक्सटेंड करने के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसका भी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया। तो ये सारी बातें, एक तो पाकिस्तान की सफारतकारी और दूसरी खित्ते में अमन लाने के लिए अफगानिस्तान के साथ, और फिर अफगानिस्तान की जो अपनी कमिटमेंट्स इंटरनेशनल कम्युनिटी की हैं उसको भी याद कराना था। दूसरी तरफ इसाक डार साहब का जो ये 6-7 रोज़ा ट्रिप है वाशिंगटन का और न्यूयॉर्क का, ये बड़ी हाई लेवल की मीटिंग्स थी। आज उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ जो है वो एक्टिविटीज़ होनी है वहाँ पे, जिसमें उन्होंने मरीन बायोलॉजिकल लाइफ की ऊपर जो एक एग्रीमेंट है वो करना है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कॉन्फ्रेंस है। सही, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। ऑनगोइंग ऑब्वियसली ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर बात हो सकती है। मेरे चारों पैनलिस्ट जो मेरे साथ मौजूद थे, आप सबका शुक्रिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।